देखिए, आज जो क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें एक साथ शामिल की गई है। इसमें कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस दोनों समाविष्ट हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, अल्का लिमिटेड कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशू ऑफ 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच at premium of ₹2 per share, payable as ₹4 per share on application, ₹5 per share on allotment including premium, ₹3 per share on first and final call. The issue was fully subscribed and all the applicants were allotted in full. The company called up all the installment due on shares. While paying allotment money, Mr. Manish paid the amount of first and final call also on his 1,000 shares, whereas Mr. Suresh did not pay the allotment and first and final call money on his 500 shares. All other shareholders paid the installments as per schedule. The company has a practice to transfer the unpaid amounts of installments to calls in arrears account. ठीक है। Past journal entries. अब देखिए, हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन का विश्लेषण कर लेते हैं। कंपनी 70,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी, इशू फुली सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं और एप्लीकेशन मनी ₹4 पर शेयर है, अलॉटमेंट मनी ₹5 पर शेयर है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर है। सेकंड एंड फाइनल कॉल है ही नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। कंपनी ने केवल 3 इंस्टॉलमेंट में अपने शेयर का इशू प्राइस जो है 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया है। ठीक है, ₹4 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कुल मिला के देखिए ₹12 हो गए। ₹10 का शेयर है, वो उसकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर, और ₹2 पर शेयर प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू ₹10, ₹2 पर शेयर प्रीमियम, कुल मिलाकर ₹12 कंपनी के शेयर का इशू प्राइस हो रहा था। ₹12 पर शेयर, और वो ₹12 पर शेयर 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइडेड है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर एक मिस्टर मनीष नाम का शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट मनी पे करते समय ही अपने 1,000 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी पे कर दिया, जिसको हम कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। और दूसरी तरफ एक शेयर होल्डर है मिस्टर सुरेश, जिसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं पे किया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी नहीं पे किया, जिसे हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर्स। तो एक ही क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांसेस दोनों शामिल है। और आखिर में यह भी कहा गया है कि कंपनी की ऐसी प्रैक्टिस है कि वो किसी भी इंस्टॉलमेंट का जो अनपेड अमाउंट है उसे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। इसका मतलब कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी मेंटेन करती है, तो जो भी किसी भी इंस्टॉलमेंट का जो भी अनपेड अमाउंट होगा वो हमें कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में यहाँ डेबिट करना आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, हम आज के क्वेश्चन की एंट्रीज कैसी होती हैं ये देखेंगे। ठीक है, मैं एंट्रीज शुरू करता हूँ। देखिए, जब एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में आता है, मतलब जब कंपनी के शेयर्स बाय करने के इच्छुक व्यक्ति कंपनी के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन मनी जमा करते हैं, उस समय किस प्रकार की एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो एंट्री मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और इस एंट्री का अमाउंट क्या होगा, ये अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट करना है, मैं पहले के लेक्चर्स में कई बार दोहरा चुका हूँ।
नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर, इस तरह से कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा वो इस एंट्री का अमाउंट होगा। तो अब देखिए यहाँ क्योंकि इशू फुली सब्सक्राइब हुआ है, क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपनी 70,000 शेयर्स इशू करना चाहती थी, इसका मतलब 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए भी है। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड 70,000 और एप्लीकेशन मनी पर शेयर यहाँ पे है ₹4, तो 70,000 शेयर्स इंटू ₹4, 2,80,000 इस एंट्री का अमाउंट होगा। तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2,80,000 से और इसी अमाउंट से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट भी कर देंगे। तो ये आपकी पहली एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 2,80,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,80,000। अब आप जानते हैं कि सेकंड एंट्री क्या होती है। इस एप्लीकेशन मनी को जो हमने फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट किया है, इससे यहां से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। अब ये जो 2,80,000 का एप्लीकेशन मनी है, ये एग्जैक्टली उतने ही शेयर्स का कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती थी, 70,000 शेयर्स, क्योंकि इशू फुली सब्सक्राइब है। तो ऐसे केस में ये एंटायर 2,80,000 हमारे कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगा और इसमें किसी प्रकार का प्रीमियम भी इंक्लूड नहीं है। यहाँ शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं, लेकिन प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन मनी में इंक्लूड नहीं है, वो अलॉटमेंट मनी में इंक्लूड है। यदि प्रीमियम का अमाउंट एप्लीकेशन मनी में इंक्लूड ना हो और एप्लीकेशन मनी ठीक उतने ही शेयर्स के लिए आया हो जितने कंपनी इशू करना चाहती है, मतलब इशू खुद सब्सक्राइब हुआ हो, तो ऐसे केस पे ये एंटायर एप्लीकेशन मनी क्योंकि कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगा और इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल में इसको यहाँ से एंटायर एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का मतलब है कि इसको पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से रिवर्स किया जाए, मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में पहले क्रेडिट किया है तो अब डेबिट किया जाए और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। तो चलिए मैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,80,000। एंटायर 2,80,000 हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये हो गई एप्लीकेशन मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री और उससे वहां से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री। आप जानते हो अलॉटमेंट मनी में यदि प्रीमियम इंक्लूड है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, यदि अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम इंक्लूड है तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री किस तरह होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखिए जितना मनी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में इस एंट्री में डेबिट होता है वो उस अकाउंट के अगेंस्ट पे क्रेडिट करते समय दो अलग अलग अकाउंट में बाइफरकेट होकर क्रेडिट होता है, उसका बाइफरकेशन हो जाता है। क्योंकि अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम इंक्लूड है तो फिर प्रीमियम का अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है और बचा हुआ अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब पहले हम ये देखेंगे कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से होगा। ये डेबिट उस अमाउंट से होगा जितना अमाउंट अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट का शेयर होल्डर पे ड्यू है। शेयर होल्डर पे ड्यू कितना हो रहा है? अब इस अलॉटमेंट मनी
का जो शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है, कैलकुलेशन किस तरह से करना है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट मनी पर शेयर। अब यहाँ नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 70,000 है और अलॉटमेंट मनी पर शेयर है ₹5, तो 70,000 इंटू ₹5, 3,50,000 शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू हो रहा है, और जितना अमाउंट शेयर होल्डर पे अलॉटमेंट का ड्यू हो रहा है उतने अमाउंट से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 3,50,000 से डेबिट कर देंगे। अब ये इंटर 3,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट नहीं हो सकता, मैं बता चुका, क्योंकि अलॉटमेंट मनी में यदि प्रीमियम इंक्लूड है तो प्रीमियम का अमाउंट सेक्रेटरी प्रीमियम में क्रेडिट किया जाता है। तो फिर हम इस 3,50,000 में से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा। अब देखिए ये 3,50,000 कैसे आया है, 70,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹5। ₹5 क्या है, अलॉटमेंट मनी पर शेयर। अब इस ₹5 का अलॉटमेंट मनी जो है इसमें ₹2 प्रीमियम का इंक्लूड है, क्योंकि कंपनी ने अपने शेयर ₹2 प्रीमियम पे इशू किए थे। ₹2 इसमें प्रीमियम का इंक्लूड है। इसका मतलब बचा हुआ ₹3 इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। ₹3 पर शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। तो कंपनी ने शेयर कितने इशू किए, 70,000, तो 70,000 शेयर्स का ₹3 पर शेयर के हिसाब से 70,000 इंटू ₹3, 2,10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। और जो ₹2 प्रीमियम इंक्लूड है अलॉटमेंट मनी में, वो ₹2 पर शेयर के हिसाब से 70,000 शेयर्स का 70,000 शेयर्स इंटू ₹2, 1,40,000 वो सेक्रेटरी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो उस समय सेक्रेटरी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर देते। अब देखिए ये कुल मिलाकर एंट्री कैसी हो गई, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,10,000 टू सेक्रेटरी प्रीमियम अकाउंट 1,40,000। ये हो गए आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री। अब कुल मिलाकर 3 एंट्रीज हो गई, एप्लीकेशन मनी के बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री, उसके बाद एप्लीकेशन मनी को वहां से इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री, और हम अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की एंट्री। अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में रिसीव होगा उस समय जो एंट्री होगी वो एंट्री हमें करना है। अब यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जब अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में भरा है शेयर होल्डर्स, जब अलॉटमेंट मनी आया है बैंक अकाउंट में, तब 2 चीजें एक साथ हुई है। एक शेयर होल्डर है मिस्टर सुरेश, जिसने अपने 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया। इसका मतलब यह है कि 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी जितना बनता है उतना अमाउंट तो अलॉटमेंट मनी का बैंक अकाउंट में नहीं आया। लेकिन दूसरे तरफ अलॉटमेंट मनी पे करते समय मिस्टर मनीष नामक शेयर होल्डर ने अपने 1000 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी साथ में पे कर दिया एडवांस। तो इसका मतलब यह है कि जब अलॉटमेंट मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में आया तो मिस्टर मनीष के 1000 शेयर्स का जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है वो भी साथ में आ गया, वो ज़्यादा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, अलॉटमेंट का जितना अमाउंट ड्यू हो रहा था शेयर होल्डर पे, ये 3,50,000, इसमें से मिस्टर सुरेश के 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी तो नहीं आया, लेकिन मिस्टर मनीष के 1000 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अतिरिक्त आ गया। तो फिर अब हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि 3,50,000 में से मिस्टर सुरेश के 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी तो आया नहीं। तो ऐसा समझिए कि अलॉटमेंट का तो उतना अमाउंट कम आया। अब मिस्टर सुरेश के 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी होगा कितना, अलॉटमेंट मनी पर शेयर है ₹5, तो 500 शेयर्स का हो गया 500 रुपीज इंटू ₹5, 500 शेयर्स इंटू ₹5, 2,500। तो ये जो 3,50,000 सारे शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा था, इसमें से मिस्टर सुरेश का 2,500 न आने के कारण अलॉटमेंट मनी तो इतना नहीं आया, वो इससे 2,500 कम आया। 3,50,000 से 2,500 कम आया। इसका मतलब अलॉटमेंट मनी तो केवल 3,47,500 आया। वो कैसा निकाला मैंने, 3,50,000 माइनस 2,500। तो अलॉटमेंट का तो केवल 3,47,500 आया, मगर मिस्टर मनीष के 1000 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी उसी समय आ गया, उतना अतिरिक्त आ गया।
तो उतना अमाउंट तो इसमें और ऐड हो जाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट में कैश तो ज़्यादा आया। अब मिस्टर मनीष के 1000 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का अमाउंट होगा कितना जो अतिरिक्त आ गया? तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3 पर शेयर ड्यू है। तो मिस्टर मनीष ने अपने 1000 शेयर्स का 1000 शेयर्स इंटू ₹3 3000 अतिरिक्त भेज दिया होगा, ज़्यादा भेज दिया। तो वो 3000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी अलॉटमेंट मनी के साथ ही आ जाने के कारण 3000 एक्स्ट्रा आ गया, अतिरिक्त आ गया। तो अलॉटमेंट का तो केवल 3,47,500 ही आया था, क्योंकि सारे शेयर होल्डर पे 3,50,000 ड्यू था, उसमें से मिस्टर सुरेश का 500 शेयर्स का 2,500 नहीं आया था। तो अलॉटमेंट का तो ऐसा मान लीजिए कि अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट का तो केवल 3,47,500 ही आया था, मगर मिस्टर मनीष के 1000 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ₹3,000 भी उसी समय आ जाने के कारण 3,47,500 प्लस ₹3,000 कॉल्स इन एडवांस, टोटल बैंक अकाउंट में 3,50,500 आ गया। टोटल बैंक अकाउंट में 3,50,500 आ गया, इसलिए कि अलॉटमेंट का तो 3,47,500 ही आया था। किस तरह अलॉटमेंट का सारे शेयर होल्डर पे 3,50,000 ड्यू था, लेकिन मिस्टर सुरेश का 2,500 नहीं आया था, इसलिए अलॉटमेंट का तो 3,50,000 माइनस 2,500 3,47,500 ही आया था, मगर मिस्टर मनीष के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी ₹3,000 वो अतिरिक्त आ गया, वो ज़्यादा आ गया। तो 3,47,500 प्लस 3,000 कॉल्स इन एडवांस। इस तरह बैंक अकाउंट में उस समय जो कैश आया, जो अमाउंट आया है, वो है 3,50,500। तो हम बैंक अकाउंट को तो 3,50,500 से डेबिट करेंगे, उस समय जितना अमाउंट बैंक अकाउंट में आया है उससे। तो मैं अब इसके आगे की एंट्री कर रहा हूँ, अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में रिसीव की एंट्री। देखिए, जैसा मैंने बताया कि अलॉटमेंट का तो 3,50,500 सॉरी, अलॉटमेंट का तो ओनली 3,47,500 ही आ रहा है, लेकिन मिस्टर मनीष के 1000 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ₹3,000 अतिरिक्त आने के कारण बैंक अकाउंट में उस समय कैश जो आया 3,50,500 आया। तो हम बैंक अकाउंट को तो जितना अमाउंट आ रहा है बैंक अकाउंट में उतने से डेबिट करेंगे, मतलब 3,50,500। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,50,500। ठीक है। अब यहाँ जैसा कहा गया है कि किसी भी इंस्टॉलमेंट का जो अनपेड अमाउंट है, कंपनी की प्रैक्टिस है कि उससे वो कॉल से निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, मतलब कॉल से निवेश अकाउंट में डेबिट करना पड़ता है। अब यहाँ पे मिस्टर सुरेश के 500 शेयर्स का जो अलॉटमेंट मनी अनपेड है, 500 रुपीज़ इंटू ₹5 2,500, उसे कॉल से निवेश अकाउंट में ट्रांसफर भी करना होगा, मतलब कॉल से निवेश अकाउंट में यहाँ डेबिट भी करना पड़ेगा। तो हम बैंक अकाउंट भी डेबिट करने के साथ साथ कॉल से निवेश अकाउंट को भी डेबिट कर देते हैं। कॉल से वेरियस अकाउंट डेबिट 2,500। ये 2,500 किस चीज का है? मिस्टर सुरेश के 500 शेयर्स का अनपेड अलॉटमेंट मनी है, जिसको हमने कॉल से निवेश अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब क्योंकि मिस्टर सुरेश का जो अनपेड अलॉटमेंट मनी था 2,500, इट हैज ऑलरेडी बीन डेबिटेड टू कॉल से निवेश अकाउंट, उसको हमने कॉल से निवेश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो अब वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में बैलेंस बताए, ये उचित नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ से हमने ट्रांसफर कर दिया है कॉल से निवेश में, वरना वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिखता 2,500, लेकिन क्योंकि उसको हमने कॉल से निवेश में ट्रांसफर कर दिया, तो अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो क्लोज दिखना चाहिए। अब उसे जैसे ड्यू के एंट्री में हमने 3,50,000 से डेबिट किया था, तो उसको क्लोज करने के लिए 3,50,000 से क्रेडिट पे करना पड़ेगा। ठीक है,
तो फिर हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 3,50,000 से क्रेडिट कर देंगे ताकि वो क्लोज दिखाई दे। हालांकि फिर एक बार समझा रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि अलॉटमेंट का पूरा अमाउंट आ गया। मिस्टर सुरेश का 2,500 नहीं आया, पर वो कॉल से नहीं अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने के कारण अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए करके इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को जितने अमाउंट से ड्यू की एंट्री में डेबिट किया था, मतलब 3,50,000, उतने अमाउंट से यहाँ क्रेडिट कर देंगे ताकि डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाए और क्लोज हो जाए। तो मैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 3,50,000 से क्रेडिट कर देता हूँ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,50,000। अब देखिए अभी डेबिट क्रेडिट का टोटल टैली नहीं हो रहा, इसलिए कि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 3,50,500 से, कॉल से मेरे अकाउंट डेबिट हुआ 2,500 से, डेबिट की टोटल हो गई है 3,53,000। लेकिन अभी हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में केवल 3,50,000 क्रेडिट किया। क्रेडिट में 3,000 इसलिए कम पड़ रहा है कि वो 3,000 जो मिस्टर मनीष का एडवांस में आ गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, जिसे आप कह रहे हैं कॉल से एडवांस, वो 3,000 ही है। ये बैंक अकाउंट में जो अमाउंट आया उसमें इंक्लूड है, यहाँ डेबिटेड है, उसके आगे उसमें कहीं क्रेडिट भी होना चाहिए, तभी ये एंट्री टैली हो गई दोनों साइड डेबिट क्रेडिट। तो उसे क्रेडिट कहाँ करेंगे ये आप जानते हो, कॉल से एडवांस के अमाउंट को कॉल से एडवांस नामक अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है। कॉल से एडवांस का मतलब यदि किसी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अभी कंपनी ने कॉल अप ही नहीं किया, मंगाया ही नहीं, वो ड्यू ही नहीं हुआ, लेकिन शेयर होल्डर यदि एडवांस में भेज देता है उससे पहले से, तो उसको कहते हैं कॉल से एडवांस। या मिस्टर मनीष ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कंपनी ने जब अलॉटमेंट मनी मंगाया तब अलॉटमेंट मनी के साथ ही भेज दिया, जबकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ही नहीं हुआ था, कंपनी ने मंगाया ही नहीं था, उसके पहले ही भेज दिया, तो वो कॉल से एडवांस है। और उसका अमाउंट है ₹3,000, तो उसे हम कॉल से एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 3,000। तो देखिए अब ये एंट्री टैली डेबिट क्रेडिट टैली हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट 3,50,500, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 2,500, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,50,000, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 3,000। ठीक है, फिर से बैंक अकाउंट डेबिट 3,50,500, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 2,500, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,50,000, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 3,000। अब देखिए डेबिट क्रेडिट टैली हो गया। डेबिट में ये दो अकाउंट जो डेबिट हुए इनकी टोटल भी 3,53,000 है, और जो दो अकाउंट क्रेडिट हुए इनकी टोटल भी 3,53,000। ये डेबिट होने वाले दोनों अकाउंट की टोटल भी 3,53,000 है, और क्रेडिट होने वाले जो दो अकाउंट है इनकी भी टोटल 3,53,000। मतलब टोटल दोनों डेबिट क्रेडिट की टैली हो गई, तो ये एंट्री भी आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ये हो गई आपके बैंक अकाउंट में अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री। अब इसके पश्चात फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होने की एंट्री। अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने तक की एंट्रीज तो हो गई। अब यहाँ पे एक लास्ट कॉल है, कंपनी ने क्योंकि अपने शेयर के इशू प्राइस को केवल 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया है, 3 इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड 2 एंट्रीज हो गई, अलॉटमेंट मनी से रिलेटेड 2 एंट्रीज भी हो गई, और अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी से रिलेटेड एंट्रीज रह गई है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होने की एंट्री अब हम करेंगे। आप जानते हो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होने की एंट्री कैसे होती है। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए वो एंट्री में यहाँ लिख देता हूँ। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसका अमाउंट कितना होगा, जितना अमाउंट शेयर होल्डर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का ड्यू हो रहा है उतना अमाउंट इस एंट्री का अमाउंट होगा।
अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ड्यू कितना होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3 पर शेयर ड्यू है। कंपनी ने 70,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो 70,000 शेयर्स इंटू ₹3, 2,10,000 शेयर होल्डर पे ड्यू हो रहा है। तो इस एंट्री का अमाउंट होगा 2,10,000। तो मैंने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 2,10,000 से डेबिट कर दिया और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को उतने अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में 2,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,10,000। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होने की एंट्री हो गई। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में रिसीव होगा उस समय किस तरह की एंट्री होगी वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होगा तो एक चीज ध्यान रखिए कि शेयर होल्डर पे ड्यू तो 2,10,000 है, लेकिन अब बैंक अकाउंट में इस समय 2,10,000 नहीं आने वाला। उसके दो कारण हैं। मिस्टर मनीष के 1,000 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ऑलरेडी मिल चुका है। वो पहले अलॉटमेंट मनी के साथ ही आ गया था, तो वो 3,000 वो अमाउंट था 3,000। देखिए, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में मैंने उसे क्रेडिट किया, वो 3,000 अब नहीं आएगा, तो 3,000 वैसे ही कम आएगा। और दूसरा, मिस्टर सुरेश ने अपने 500 शेयर्स का फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया, अनपेड है, तो उसका भी 500 शेयर का जितना फर्स्ट कॉल का अमाउंट हो रहा है उतना और कम आएगा। अब 500 शेयर्स का उसका कितना हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिस्टर सुरेश का? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3 पर शेयर ड्यू है। 500 शेयर्स का होता है 500 शेयर्स इंटू ₹3, 1,500, तो वो 1,500 भी कम आएगा। तो फिर कुल मिला के बैंक अकाउंट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जब आएगा तो कैश आएगा कितना? 2,10,000 में ड्यू था 2,10,000, इसमें से ये 3,000 जो ऑलरेडी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिटेड है मिस्टर मनीष का जो पहले आ चुका, वो उतना नहीं आएगा, कम आएगा, वो 3,000 कम आएगा। 2,10,000 में से 3,000 पहले आ चुका है तो उतना अब नहीं आएगा, तो 2,10,000 से 3,000 माइनस कर दिया 2,07,000। और उस 2,07,000 में से भी अब मिस्टर सुरेश के 500 शेयर्स का 1,500 आया ही नहीं, तो वो भी कम आया, उतना और कम आएगा। तो फिर 2,07,000 से आप 1,500 और माइनस कर देंगे, तो फिर बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है? देखिए, वैसे 2,10,000 जो ड्यू था उसमें से मिस्टर मनीष का 3,000 पहले आ चुका था, इसलिए अब 3,000 कम आएगा, क्योंकि वो पहले अलॉटमेंट मनी जब आया तभी आ गया, तो 2,07,000 ही आएगा। और 2,07,000 में से भी पूरा 2,07,000, लेकिन 2,07,000 भी नहीं आ रहा है, आना तो चाहिए था, लेकिन 2,07,000 भी इसलिए नहीं आ रहा है कि इसमें से मिस्टर सुरेश के 500 शेयर्स का 1,500 आया ही नहीं, उसने पे नहीं किया, तो 2,07,000 से और 1,500 माइनस कर दिए, तो कुल मिला के बैंक अकाउंट में इस समय केवल 2,05,500 आएगा। फिर से मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ किस तरह से। सारे शेयर होल्डर पे ड्यू था 2,10,000, लेकिन इसमें से एक शेयर होल्डर का 3,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ऑलरेडी आ चुका था हमारे पास, तो उतना अब नहीं आएगा 3,000, तो 2,10,000 माइनस 3,000, 2,07,000। और 2,07,000 में से एक शेयर होल्डर का 500 शेयर्स का 1,500 अनपेड आया ही नहीं, तो फिर आया कितना? 2,07,000 में से 1,500 और जो अनपेड फर्स्ट कॉल मनी है उसको भी माइनस कर दीजिए, तो ओनली बैंक अकाउंट में 2,05,500 आ रहा है, तो फिर बैंक अकाउंट को तो हम ओनली 2,05,500 से डेबिट करेंगे। चलिए, मैं वो एंट्री यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट 2,05,500। अब मिस्टर सुरेश का जो 500 शेयर्स का 1,500 अनपेड है फर्स्ट कॉल में, उसको कॉल सीनियरिस अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई कंपनी कॉल सीनियरिस अकाउंट मेंटेन करती है और अनपेड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कॉल सीनियरिस में ट्रांसफर करती है, तो फिर वो 1,500 हम कॉल सीनियरिस में डेबिट करेंगे। कॉल सीनियरिस अकाउंट डेबिट 1,500,
और ये मिस्टर मनीष का जो 3000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एडवांस में आ गया था, अलॉटमेंट मनी जब आया तभी आ गया था, जिसको हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करके रखा है पहले, उसे अब वहाँ से रिवर्स करना होगा। वो पहले वहाँ क्रेडिटेड है कॉल्स इन एडवांस में, तो उसे डेबिट करना होगा, क्योंकि उसे भी हमको अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। अब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को भी डेबिट कर देते हैं। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3000। अब आप इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को 2,10,000 से क्रेडिट कर सकते हो। देखिए डेबिट में आपने जो 3 अकाउंट डेबिट किए उनकी टोटल 2,10,000 हो रही है। तो अब आप इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को इनके तीनों के अगेंस्ट में 2,10,000 से क्रेडिट कर सकते हो, ताकि वो क्लोज हो जाए। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट देखिए, तो अभी कुल मिला के एंट्री कैसी हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट 2,05,500, कॉल्स इन एबीएस अकाउंट डेबिट 1,500, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3,000, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,10,000। इस एंट्री में 3 अकाउंट डेबिट किया। बैंक अकाउंट को डेबिट किया 2,05,500 से, कॉल्स इन एरियस अकाउंट को भी डेबिट किया 1,500 से, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को भी डेबिट किया 3,000 से, और उन तीनों के अगेंस्ट में हमने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट को 2,10,000 से क्रेडिट कर दिया। अब वो क्लोज हो गया, क्योंकि ड्यू की एंट्री भी 2,10,000 से डेबिट हुआ था, क्रेडिट भी 2,10,000 से, उसके दोनों साइड इक्वल हो गए, वो क्लोज हो गया। अब क्लोज हो गया इसका मतलब ये नहीं कि पूरा अमाउंट आ गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। मिस्टर सुरेश का 1,500 नहीं आया, मगर उसको हमने कॉल्स इन एरियस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इसलिए इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का अकाउंट क्लोज दिखाई दे रहा है। तो अब ये हो गई आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी बैंक अकाउंट में रिसीव होने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 2,05,500, कॉल्स इन एरियस अकाउंट डेबिट 1,500, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3,000, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2,10,000। ये एंट्री सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, इसका कैलकुलेशन भी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कुछ अमाउंट तो आया नहीं था मिस्टर सुरेश का, और कुछ अमाउंट पहले से आ गया था कॉल्स इन एडवांस मिस्टर मनीष का। तो एक्चुअली उस समय जब बैंक अकाउंट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का कैश रिसीव हो रहा है, तो अमाउंट कितना है इसका कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड था। अब उस कैलकुलेशन को मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, इस एंट्री को भी समझ गए होंगे। ये सारे एंट्रीज आज के क्वेश्चन की हो गई, क्योंकि आज के क्वेश्चन में केवल एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये 3 इंस्टॉलमेंट है, तीनों इंस्टॉलमेंट की सारी एंट्रीज हो गई। अब आपको मैं थोड़ा सा इस एंट्री में जो 2,05,500 का अमाउंट आया है, वो उसका कैलकुलेशन वर्किंग नोट में बता देता हूँ। ये एंट्रीज को मैं अब यहाँ से मिटा देता हूँ और उसका कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, ताकि आपको ध्यान में रहेगा। ये एंट्रीज पहले एक बार आप देख लीजिए, सारी एंट्रीज वैसे स्क्रीन पे बताई गई है, फिर भी आप देख लीजिए। मैं दोनों एंट्रीज का बता देता हूँ कि भाई ये अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ तब 3,50,500 कैसे आया, और जब फर्स्ट कॉल मनी बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ तब 2,05,500 कैसे आया। इसका विस्तारपूर्वक कैलकुलेशन वर्किंग नोट में मैं आपको बता देता हूँ। एंट्रीज आज हमने पहले कर दी, वर्किंग नोट बाद में तैयार कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। वर्किंग नोट बाद में भी तैयार किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं वर्किंग नोट बता देता हूँ।
ताकि आपको ये हमेशा ध्यान रहे, जब आप बाद में कभी इस प्रॉब्लम को अपने नोटबुक में देखोगे रिवाइज करते समय, तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि ये अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आया तो जितने अमाउंट से बैंक अकाउंट को डेबिट किया गया है उसका कैलकुलेशन क्या है, किस आधार पे किया गया। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी जब बैंक अकाउंट में आया तो उस समय जो बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया वो जितने अमाउंट से हमने डेबिट किया उसके पीछे कारण क्या है, वो किस तरह से कैलकुलेट किया गया। मैं पहले अलॉटमेंट मनी जो बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है 3,50,500, इसका कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ। देखिए पहले आप यहाँ पे लिखिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट्स को मार्क्स होते हैं और कई जगह पे वर्किंग नोट बनाना आप लोगों के लिए आवश्यक है क्योंकि इसको मार्क्स होते हैं। वर्किंग नोट अब पहले हम अलॉटमेंट मनी जो आया है बैंक अकाउंट में 3,50,500, अलॉटमेंट मनी नहीं कहेंगे उससे, एंटायर अलॉटमेंट मनी उसमें 3,000 कॉल्स इन एडवांस का भी है, लेकिन उस समय जो बैंक अकाउंट में आया है वो किस अलॉटमेंट मनी जो बैंक अकाउंट में 3,50,500, अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आया है उस समय जो बैंक अकाउंट में 3,50,500 डेबिट किया है, एक्चुअली अलॉटमेंट का नहीं है पूरा, उसमें 3,000 कॉल्स इन एडवांस का भी शामिल है, लेकिन वो 3,50,500 जो उस समय आया है, ठीक है, वो किस तरह से आया है उसका कैलकुलेशन मैं यहाँ शो कर देता हूँ। देखिए पहले हम लिखेंगे आप टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स, सारे शेयर्स जितने कंपनी ने इशू किए हैं उस पर अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना था। तो देखिए कंपनी ने 70,000 शेयर्स इशू किया और अलॉटमेंट मनी पर शेयर था ₹5, तो 70,000 शेयर्स इंटू ₹5, 3,50,000 अलॉटमेंट मनी सभी शेयर होल्डर पे कुल मिलाकर ड्यू था। अब इसमें से एक तरफ तो मिस्टर सुरेश के 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी अनपेड है, आया नहीं, तो उतना कम आया, तो उसको पहले हम माइनस किए देते हैं, माइनस अनपेड अलॉटमेंट मनी ऑफ मिस्टर सुरेश। अब वो कितना है, उसके पास 500 शेयर्स है, 500 शेयर्स इंटू ₹5, क्योंकि अलॉटमेंट मनी पर शेयर ₹5 है तो उसके 500 शेयर्स पर कितना ड्यू हो रहा था, ₹500, 2,500 जो कि आया नहीं, तो फिर 3,50,000 सारे शेयर होल्डर पे ड्यू था, उसमें से मिस्टर सुरेश का 2,500 नहीं आया, तो अलॉटमेंट का तो जब बैंक अकाउंट में आया तो केवल 3,47,500 की अलॉटमेंट का तो इतना ही आया, लेकिन क्योंकि उस समय मिस्टर मनीष ने अलॉटमेंट मनी पे करते समय ही अपने 1,000 शेयर्स का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी भर दिया था कंपनी के बैंक अकाउंट, वो भी पे कर दिया था, और वो हो रहा था 1,000 शेयर्स इंटू ₹3,000, तो 3,000 अतिरिक्त आ गया था, उस समय 3,000 ज़्यादा आ गया था, तो कैश तो 3,000 और ज़्यादा आ गया था, तो 3,40,000 अलॉटमेंट का तो केवल 3,47,500 आ गया, अलॉटमेंट का केवल 3,47,500 ही आया, लेकिन 3,000 जो कॉल्स इन एडवांस आ गया उसके कारण बैंक अकाउंट में उस समय 3,000 से और कैश ज़्यादा आया, तो उसे हम ऐड कर देते हैं, प्लस कॉल्स इन एडवांस ऑफ मिस्टर मनीष, और मिस्टर मनीष का कॉल्स इन एडवांस कितना है, उसके पास 1,000 शेयर्स है, इंटू ₹, फर्स्ट कॉल पे ₹3 ड्यू है और उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट एडवांस में भेजा है, तो 1,000 शेयर्स इंटू ₹3, 3,000, तो 3,000 उस समय ज़्यादा आ गया, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उस समय बैंक अकाउंट में कितना आया,
3,47,500 अलॉटमेंट का तो केवल 3,47,500 है, लेकिन कॉल्सिंग एडवांस का 3,000 अतिरिक्त आने की वजह से उस समय कुल मिला के बैंक अकाउंट में जो अमाउंट आया वो है 3,50,500। इस तरह ये उस अमाउंट का कैलकुलेशन है जो अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट में आया है। फिर एक बार कह रहा हूँ, अलॉटमेंट मनी नहीं, हम ये कहेंगे कि अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आया उस समय जो अमाउंट बैंक अकाउंट में आया ये उसका कैलकुलेशन। ये इंटायर अलॉटमेंट मनी नहीं है, अलॉटमेंट मनी तो इसमें इतना ही है 3,000 तो फर्स्ट कॉल का जो एडवांस में आया वो है। तो अलॉटमेंट मनी कहने से उचित ये होगा कि अलॉटमेंट मनी जब बैंक अकाउंट में आया तब कितना कैश आया ये उसका कैलकुलेशन। अब इसके बाद इसको आप अपने कॉपी में नोट कर दीजिए। अब इसके बाद वो जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जब बैंक अकाउंट में आया उस समय जो मैंने बैंक अकाउंट में अमाउंट डेबिट किया है 2,05,500, इसका भी कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ। पहले आप इस अमाउंट इस कैलकुलेशन को अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट जब बैंक अकाउंट में आया उस समय जो कैश आया है जिससे हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है उसका कैलकुलेशन वो है 2,05,500। वो किस तरह से देखिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो अमाउंट सारे शेयरहोल्डर पे जो ड्यू हो रहा था वो था केवल 2,10,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल amount of first and final call. Total amount of first and final call due on all shareholders. अब ये कितना होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3 पर शेयर ड्यू है, कंपनी ने 70,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो 70,000 शेयर्स इनटू ₹3 2,10,000 2,10,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का सारे शेयर होल्डर पे ड्यू था। लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मिस्टर सुरेश का 500 शेयर्स का अमाउंट आया नहीं, अनपेड था, तो समझ लें कि उतना तो कम है। तो पहले हम उसको माइनस कर देते हैं, माइनस अनपेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ मिस्टर सुरेश। अब मिस्टर सुरेश का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी कितना ड्यू था जो अनपेड है, उसके बाद 500 शेयर्स है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर, तो 500 शेयर्स इंटू ₹3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 500 शेयर्स इंटू ₹3, तो 1,500 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी था मिस्टर सुरेश का जो अनपेड। तो फिर वैसा देखें तो आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी सारे शेयर होल्डर पे 2,10,000 ड्यू हो रहा था, उसमें से 1,500 मिस्टर सुरेश का नहीं आया। चलिए ये मैंने माइनस कर दिया। तो 2,08,500, लेकिन ये 2,08,500 मतलब 2,10,000 सारे शेयर होल्डर पे ड्यू था, उसमें से मिस्टर सुरेश का जो नहीं आया 1,500 वो माइनस करने पे आ रहा है 2,08,500, पर बैंक अकाउंट में वो भी नहीं आएगा, इसलिए कि इसमें से मिस्टर मनीष का 3,000 जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है वो ऑलरेडी अलॉटमेंट मनी जब आया बैंक अकाउंट में कंपनी के तभी आ गया, उसने एडवांस में भेज दिया था, तो अब नहीं आएगा। जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी बाकी शेयर होल्डर की तरफ से आ रहा है बैंक अकाउंट में, उस समय वो 3,000 नहीं आएगा, वो ऑलरेडी आ चुका है, उस 3,000 को भी माइनस कर देंगे। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे माइनस कॉल्सिंग
एडवांस ऑफ मिस्टर मनीष, ठीक है। अब इसका कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना था, इसके पास 1000 शेयर्स और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था ₹3 पर शेयर, तो 1000 शेयर्स इंटू ₹3, 3000 इसका पहले आ चुका था, जो अब नहीं आएगा। तो इस तरह से केवल ये भी जब हमने माइनस कर दिया 3000, तो हमें पता चला कि इस समय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी बैंक अकाउंट में आएगा, उस समय केवल 2,05,500 आएगा। 2,10,000 शायद शेयर होल्डर का ड्यू था, उसमें से मिस्टर सुरेश का 1,500 नहीं आया। मतलब वास्तव में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अब वैसे तो 1,500 माइनस करके 2,08,500 ही आया, लेकिन जब एक्चुअली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कंपनी को 2,08,500 ही मिला है, 1,500 सुरेश का अनपेड है। लेकिन जब बैंक अकाउंट में ये अमाउंट आया है तब ये 3,000 और कम आया, इसलिए कि ये पहले से आ गया था मिस्टर मनीष का एडवांस में, तो वो बाद में आएगा नहीं। जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी सारे शेयरहोल्डर का आएगा तब नहीं आएगा, इसका ऑलरेडी आ गया था, तो उसको भी हमने माइनस कर दिया ताकि हमें पता चले कि जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी आया बैंक अकाउंट में तब कितना आया, तो वो आ रहा है 2,05,500। तो ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी बैंक अकाउंट में जब आया है, उस समय जो बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया था 2,05,500 से, उसका कैलकुलेशन है, ठीक है। ये उसका कैलकुलेशन हो गया है। अब इसको चाहे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ यहाँ 2,05,500 को amount received in bank account on first and final call, on first and final call। इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव्ड है, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाया कंपनी ने, उसका अमाउंट जो बैंक अकाउंट में आया, उस समय जितना अमाउंट बैंक अकाउंट में आया वो अमाउंट है। तो ये आपका कैलकुलेशंस भी हो गए, वर्किंग नोट में तैयार हो गया, सारी एंट्रीज भी हो गई। इसके साथ आज का यह क्वेश्चन जो है यहाँ समाप्त होता है। मैं अपने हर लेक्चर में कुछ नवीनताएं, कुछ वैरायटीज़ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। अगले लेक्चर में फिर और कुछ नवीनताएं, कुछ और वैरायटीज़ लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।